नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। उम्मीद है कि यहाँ तक के सभी लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि आपका काम बहुत सिंपल है, मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है साथियों। पढ़ा दिया है, समझा दिया है, एक बहुत प्रॉपर नोट्स आपको दे दिए हैं जिसमें सिर्फ आपको पढ़ने की आवश्यकता है, रिवीजन करने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक एमसीक्यू लगाने की आवश्यकता है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये सारे टॉपिक आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। एक और पॉजिटिव बात भी है साथियों, हाल ही में देखिए क्या होता है कि एक शिक्षक के तौर पर हमारी ये परीक्षा होती है कि जो भी एग्जाम हो रहा है क्या हम उसके लेकर के रिलेवेंट हैं, क्या उसको लेकर के हम रिलेवेंट चीजें डिलीवर कर पा रहे हैं। तो रिसेंटली आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर हुआ। एंशिएंट में हर्षवर्धन तक की चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी और 10 प्रश्न एंशिएंट से पूछे गए। एक चूंकि हमने पढ़ा नहीं है, वो चोल से पूछा गया। बाकी 9 में से 8 प्रश्न बिल्कुल सीधे तौर पर हमारे नोट से आए हैं, बिल्कुल सीधे तौर पर हमारे नोट से आए हैं। आप देखिए वो सकल उत्तर पथ का जो प्रश्न पूछा गया हर्षवर्धन को लेकर के, और आप लोगों ने कमेंट भी किए तो मुझे अच्छा लगा। और इसका मतलब ये होता है साथियों कि हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा कंटेंट है वो अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनको लेकर के बहुत रिलेवेंट है। आप में से कई लोग मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर आप हिस्ट्री का अपना पुराना वाला जो पीडीएफ है वो शेयर कर दीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो नया वाला पीडीएफ है, जो नए वाले नोट्स मैं बना रहा हूं, आप इनको ध्यान से पढ़ो। तो आप पूछते हो नहीं सर हिस्ट्री थोड़ी ना कभी बदलती है। ये बात सच है कि हिस्ट्री नहीं बदलती, पर कंटेंट जरूर चेंज होता है। कंटेंट इस रूप में चेंज होता है कि उसकी रिलेवेंसी क्या है। आज से 4 साल पहले जो मैंने इतिहास पढ़ाया वो उस समय के एग्जाम के लिए बिल्कुल सही था। अब जबकि पेपर का पैटर्न बदला है तो बहुत सा कंटेंट मैंने जोड़ा, कुछ बातों को मैंने हटाया और एक बदलते हुए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हमने कंटेंट को डिजाइन किया। ऐसी ही उम्मीद है कि ये कंटेंट अभी हाल ही में सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री देखा, मिडाइवल मॉडर्न सारी चीजें आप पढ़ोगे तो उम्मीद है कि आने वाले भी जितने पेपर होंगे उसमें आपको हिस्ट्री का ये कंटेंट बहुत हेल्प करेगा। और ये बहुत अच्छी बात है, एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। आपके लिए तो है ही है, पर मेरे लिए और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली बात है कि जो मेरी मेहनत है इस पूरे सीरीज को लेकर के, इस पूरे कंटेंट को लेकर के, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सफल होते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। तो आज की क्लास में जो हमें चर्चा करनी है साथियों, हमें दक्षिण भारत के आज से राजवंश पढ़ना शुरू करना है और लगभग 3 कक्षाएं हमें लगेंगी जिसमें हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ लेंगे, साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ लेंगे। क्योंकि अब तक हमने जो इतिहास पढ़ा है वो उत्तर भारत का इतिहास था, नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री थी। अब उसी समय की दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ना हमने शुरू करना है। दक्षिण भारत के इतिहास में एक टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो है संगम काल अर्थात संगम एज। इस सेशन में जो टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं उसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले पल्लव के बारे में, जिसको लेकर के हमारी आज की क्लास है। हम चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, हम चोल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अन्य राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमें पल्लव के बारे में पढ़ना है, कल की कक्षा में हमें चालुक्य और राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ना है और परसों की कक्षा में हमें चोल और अन्य शासकों के बारे में पढ़ना है। इस तरह एंशिएंट हिस्ट्री में जो दक्षिण भारत का इतिहास है, जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा एक टॉपिक और बचेगा, वो है पूर्व मध्यकाल अर्थात प्री मिडाइवल फेज, और उसी के साथ हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। देखिए साथियों, पल्लव जो वंश है इसके संस्थापक सहविष्णु रहे और इन्हीं के बारे में हमें आज विस्तार से चर्चा करनी है। और पल्लव एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण राजवंश रहा है। पल्लवों का जो महत्व रहा है वो मुख्य रूप से उनकी कला के क्षेत्र में रहा है। पल्लवों के शासन काल में कला और वास्तुकला का बहुत बहुत विकास हुआ, आर्किटेक्ट का बहुत डेवलपमेंट हुआ। भारत में जो दूसरी यूनेस्को साइट घोषित की गई महाबलीपुरम, जिसे हम महामल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं, वो पल्लवों की ही देन है।
तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे चालुक्य के बारे में। अब चालुक्य जो हैं, दक्षिण भारत में 3 प्रमुख चालुक्य हुए हैं। एक कल्याणी के चालुक्य जिसका संस्थापक तैलप द्वितीय था, वातापी के चालुक्य जिसके संस्थापक जयसिंह थे और इसका प्रमुख राजा पुलिकेशिन द्वितीय था, और वेंगी के चालुक्य जिसका संस्थापक विष्णुवर्धन था, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वातापी या बादामी के चालुक्य। इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। दंती दुर्ग यहाँ के संस्थापक हुए और राष्ट्रकूटों का बहुत बड़ा योगदान एलोरा की गुफाओं में भी रहा है। एलोरा का महान कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजाओं ने ही बनवाया साथियों। फिर हम चोल के बारे में पढ़ेंगे, सबसे महानतम दक्षिण भारतीय राजवंश, दक्षिण भारत का साम्राज्य जिनका विस्तार भारत के अलावा हिंद महासागर के कुछ द्वीपों तक विस्तृत हुआ। तो चोल का संस्थापक विजयालय है और हम बहुत सारे राजाओं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। अन्य शासकों के बारे में हम यादव जो कि जिसके संस्थापक भिल्लम पंचम थे, होयसाल, विष्णुवर्धन, कदम्ब, मयूर शर्मन, गंग, ब्रजहस्त पंचम और काकतीय बीटा प्रथम। वैसे इनके बारे में इतना पढ़ लिया काफी है, पर फिर भी हम एक एक दो लाइन एक टेबल बना के इनके बारे में पढ़ लेंगे। देखो, इन चीजों को स्किप मत करना, ये नई चीजें हैं, ये जनरली आप नहीं पढ़ते हो। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अब जो सवाल आ रहे हैं वो यहाँ से बहुत आ रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो भी लोग इतिहास पढ़ते हैं, सामान्यतः इतिहास पढ़ने का एक स्रोत होता है कि हम पहली बार लूसेंट की बुक लेकर के आते हैं और वहां से हम इतिहास पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हम शुरुआत में ना जो चाव वाले टॉपिक होते हैं, जैसे हम मौर्य को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, सिंधु घाटी को पढ़ लेंगे, वैदिक को पढ़ लेंगे, पर ये छोटे छोटे राजवंश हम छोड़ते चले जाते हैं। और आप जाकर के देख लीजिए, इवन आप RO का पेपर देख लीजिए, MPPSC का पेपर देख लीजिए, अधिकांश जो सवाल आपको मिलेंगे अब वो यहां से मिलेंगे। सहविष्णु से सवाल पूछा था 2 नंबर में, याद है। नंदी वर्मन की कला के बारे में पूछा था 7 नंबर में। अगर MPPSC का यहाँ पर छात्र हैं तो वो बता पाएंगे। फिर कांचीपुरम के मंदिर, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर के बारे में सवाल पूछा था प्रीलिम्स में। मत्स्य विलास प्रहसन के बारे में सवाल पूछा था। तो यहां से सवाल बहुत बनने लगे हैं। यहां से प्रश्नों की संख्या न सिर्फ MPPSC में बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें यहां से प्रश्नों की संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन बातों का कि जो भी कंटेंट ये है इसको स्किप नहीं करना है, इवन इसको 2 से 3 बार देखना है, क्योंकि ये नई चीजें हैं, ये पहली बार में आपको समझ में नहीं आएंगी। जब 2 से 3 बार आप इन चीजों को देखोगे तब जाकर के ये चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। तो थोड़ी सी मेहनत करना है, मेहनत करने के बाद इनको बहुत अच्छे से कंज्यूम करना है। ठीक है, चलो। तो आज के सेशन में हमें पल्लवों के बारे में पढ़ना है, हमें पल्लव वंश के बारे में पढ़ना है। इनकी राजधानी कांचीपुरम रही, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। हमेशा की तरह पहले हम एक मैप देखेंगे और मैप के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्षेत्र कहां पर रहा है। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं साथियों, ये जो पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं, ये इलाका पल्लवों का रहा है और ये कांचीपुरम वाला इलाका है जो इनकी राजधानी रहा, पल्लव। ठीक है, पल्लव बहुत महान राजवंश रहा है दक्षिण भारत का पल्लव। दूसरी तरफ इन्हीं के समकालीन आप देख पाए तो बादामी के चालुक्य दिखेंगे। ये चालुक्य हैं, ठीक है, चालुक्य हैं साथियों। यहां वेंगी वाला इलाका है, वेंगी के चालुक्य, ये वेंगी के चालुक्य हैं। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो यहां मैत्रक दिखेंगे, जिनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। यहां हर्षवर्धन का साम्राज्य दिखेगा, हर्षवर्धन का एम्पायर दिखेगा। इसी तरह से इस क्षेत्र में गौण राजा शशांक का शासन दिखेगा। यहां पर ये कलिंग वाला इलाका है। तो ये मोटे मोटे तौर पर भारत की स्थिति होगी जब दक्षिण भारत में पल्लव रूल कर रहे होंगे। एक बात जो हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि पल्लवों के शासन का मुख्य रूप से जो विस्तार रहा है, जो उनका मुख्य विस्तार रहा है, वो तमिलनाडु में रहा है। तमिलनाडु के अलावा आप कह सकते हैं कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश में इनका विस्तार रहा है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में इनका विस्तार रहा है। और इनकी जो राजधानी रही, इनकी जो कैपिटल रही, वो कांचीपुरम। ये सबसे बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक,
कि इनका विस्तार तमिलनाडु व दक्षिणी आंध्र प्रदेश में था और इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। जिस समय पल्लव रूल कर रहे हैं, यहाँ बादामी के चालुक्य हैं, वेंगी के चालुक्य हैं। उत्तर भारत में वल्लभी वाले क्षेत्र में मैत्रक का शासन है। उत्तर भारत में हर्ष का साम्राज्य है, मौखरी वगैरह, और यहाँ गौड़ राजा शशांक का शासन देखने के लिए मिल रहा है। ये इसलिए पता होना चाहिए कि जब हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, जब हम को रिलेट करेंगे, तो फिर आपको वो नाम याद आने चाहिए दिमाग में। ठीक है साथियों, तो अब हम चर्चा करेंगे कि प्रमुख शासक कौन से हुए, प्रमुख राजा कौन से हुए। और एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पल्लवों का जो शासन काल है वो प्रसिद्ध रहा है वास्तुकला के लिए। पल्लवों का जो पूरा का पूरा टेन्योर है, पल्लवों का जो पूरा का पूरा शासन काल है, ये प्रसिद्ध रहा है साथियों वास्तुकला के लिए। एक बहुत उच्च स्तर की वास्तुकला, एक बहुत ही हाई लेवल का आर्किटेक्ट, जहां हमें कांचीपुरम, महामल्लपुरम में बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। वास्तव में दक्षिण भारत में द्रविड़ कला की शुरुआत ही पल्लवों के द्वारा की जाएगी। जो द्रविड़ आर्किटेक्ट का विकास हुआ, द्रविड़ वास्तुकला का विकास हुआ, मंदिर बनाने की दो मुख्य शैलियां हैं, एक नागर शैली और दूसरी द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली का विकास इसी कालखंड में होता है साथियों, इसी पर्टिकुलर टेन्योर में द्रविड़ वास्तुकला का विकास होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, समझेंगे कौन कौन से प्रमुख राजा रहे। तो सबसे पहला नाम आता है सहविष्णु का। एमपीपीएससी में 2 नंबर का सवाल पूछा गया था। सहविष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, उनके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय और कंप वर्मा, ये अंतिम शासक हैं। और भी शासक हुए हैं बहुत सारे, हमने सिर्फ प्रमुख शासकों का नाम रखा है। इसमें से भी जो आपको याद रखना चाहिए, जहां से सवाल बनने की संभावना है, सहविष्णु बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्र वर्मन प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत होगी। नरसिंह वर्मन प्रथम का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण है और नंदी वर्मन का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण राजा हैं, सहविष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन, ये बहुत महत्वपूर्ण राजा हैं। इनके नाम आपको जरूर याद रखना है। कई बार क्या है, ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे गए। सवाल पूछ लिया गया कि अच्छा, नरसिंह वर्मन द्वितीय का संबंध किस राजवंश से रहा है, ये प्रश्न है, आप जाकर के देखिए। सहविष्णु किस राजवंश के संस्थापक रहे हैं? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सहविष्णु वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? ऐसे सीधे सीधे सवाल भी पूछे गए हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इनको भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए अब एक एक करके हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं और चीजों को याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि ये टेरिटरी आपको पता पड़ गई है। कांची इनकी राजधानी है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके दिमाग में फिट हो चुकी है। देखो, जो पल्लव हैं वो अपने आप को अश्वत्थामा का वंशज मानते थे और ब्रह्मा के साथ अपने आप को जोड़ते थे। तो पल्लवों का ये मानना था, उनके ग्रंथों में ये लिखा गया है कि वो अश्वत्थामा के वंशज हैं। पल्लवों के जो संस्थापक रहे वो सहविष्णु रहे और सहविष्णु ने एक उपाधि धारण की थी, अवनीशह। सहविष्णु ने अवनीशह नाम की एक उपाधि धारण की थी और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसी के समय मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण हुआ और महाकवि भारवी ने किरात अर्जुनियम नाम का एक ग्रंथ लिखा। अब थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ कर दूं साथियों कि जो महामल्लपुरम है या महाबलीपुरम के नाम से हम इसे जानते हैं, ये तमिलनाडु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि जो महामल्लपुरम है, महामल्लपुरम, तो इसी इलाके में आपको एक इलाका मिलेगा महामल्लपुरम। ठीक है, इसे को एक और नाम से जाना जाता है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के नाम से इसे जाना जाता है। 1984 में इस शहर में जो मंदिर है उन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर घोषित किया गया, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
तो ये जो महाबलीपुरम है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। तो इसी में एक मंदिर है आदि वराह मंदिर। तो आदि वराह मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के संस्थापक सह विष्णु ने करवाया था। और सह विष्णु को कौन सी उपाधि मिली थी? तो सह विष्णु को अवनी सह की उपाधि मिली थी। अब जो महामल्लपुरम है, यह एक बंदरगाह शहर भी रहा है। यह एक पोर्ट टाउन है साथियों। यहाँ पर कोरोमंडल तट है, ये कोरोमंडल कोस्ट है। तो बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमाएं जुड़ती हैं, बे ऑफ बंगाल से इसकी बाउंड्री टच करती है। तो यह एक बंदरगाह शहर भी है, यह एक पोर्ट टाउन है। सह विष्णु के शासनकाल में एक बहुत महान कवि रहते थे भारवी, जिन्होंने किरात अर्जुनियन नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसके बारे में हमने शुरुआती कक्षाओं में चर्चा की है। किरात अर्जुनियन नाम का एक ग्रंथ लिखा है। तो सह विष्णु के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखना है। सर क्या क्या याद रखना है? नंबर 1 मैं रिपीट करा देता हूं, क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि सह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। सह विष्णु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवा। सह विष्णु ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम पल्लवों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। एक और बात हमें याद रखनी है कि सह विष्णु ने एक उपाधि धारण की थी अवनी सह की। और सह विष्णु के दरबार में या शासनकाल में एक महान कवि हुए हैं भारवी, जिन्होंने किरात अर्जुनियन नाम की एक किताब लिखी है, जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है साथियों। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखना। अब एमपीपीएससी वाले दोस्त याद करें कि 2 नंबर में लिखने के लिए कितना सारा कंटेंट आपको मिल गया, बहुत सारी जानकारी आपके पास आ गई। चलिए अगले शासक की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और अगले शासक का नाम है साथियों महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर। क्या क्या काम किया? सबसे पहले जो इनका सबसे बड़ा काम माना जाता है वो है साहित्य के क्षेत्र में। एक किताब है, यूपीएससी का हाल ही का प्रश्न भी है ये, मत्त विलास प्रहसन। रिसेंटली जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि मत्त विलास प्रहसन के जो रचयिता हैं वो महेंद्र वर्मन प्रथम है। महेंद्र वर्मन प्रथम है। इसमें इन्होंने धार्मिक आडंबर, बौद्ध और कापालिक पर एक व्यंग प्रस्तुत किया है। धार्मिक आडंबरों का विरोध इसमें किया गया है, जो भी धार्मिक आडंबर हैं उसका विरोध किया गया है। और बौद्ध और कापालिक जो हैं उनके ऊपर एक कटाक्ष है, उनके ऊपर एक व्यंग प्रस्तुत किया गया है मत्त विलास प्रहसन में। तो यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की। अगली चीज, शुरुआत में ये जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जब संत अप्पार से ये मिले तो उसके बाद इन्होंने शैविज्म को अपना लिया। मत्त विलास प्रहसन के अलावा एक संगीत ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था, जिसका नाम था कुडमी मालय। जिसका नाम था कुडमी मालय। तो कुडमी मालय नाम का एक संगीत ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, एक म्यूजिकल टेक्स्ट भी इन्होंने लिखा था साथियों। एक और बात मैं बता दूं, एक और पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इन्हीं के समय द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत हुई है। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे कुछ बातें याद रख लेते हैं, एक बार याद करने की कोशिश करेंगे। हर टॉपिक को हमें याद करना है और आपको भी पेशेंस रखना है इस टॉपिक में, क्योंकि पहली बार ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो पहला पॉइंट तो सर में यही याद रखना है कि यह एक पल्लव राजा थे। नंबर 1, इनके शासनकाल की उपलब्धियां क्या हैं? एक तो साहित्य अर्थात लिटरेचर। ठीक है, साहित्य अर्थात लिटरेचर। इन्होंने सबसे प्रसिद्ध एक किताब लिखी, मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन। सर ये किस भाषा में लिखा गया? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? संस्कृत। बोला करेंगे 1-2 बार, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। दूसरा, यह एक एकांकी नाटक है, यह एक प्ले है, यह एक ड्रामा है।
ठीक है। इसमें व्यंग प्रस्तुत किया गया है। व्यंग एक सटायर है, किसके ऊपर? धार्मिक आडंबर अर्थात रिलीजियस रिचुअल्स के ऊपर, और मुख्य रूप से बौद्ध और कापालिक, इन पर इन्होंने कटाक्ष किया है, इन पर इन्होंने व्यंग किया है। एक और बात हमें याद रखना है कि महेंद्र वर्मन शुरुआत में जैन धर्म का पालन करता था, लेकिन तमिल संत अप्पार के प्रभाव में आकर उसने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय ही दक्षिण भारत में द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत हुई, द्रविड़ आर्किटेक्ट की शुरुआत हुई, और सबसे पहले इसने रॉक कट टेम्पल बनवाना शुरू किया। अर्थात महेंद्र वर्मन के समय चट्टानों को काट करके मंदिर बनाए गए। तो इतनी बातें साथियों आपको महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में याद रखनी है। यहां से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। मत्स्य विलास प्रश्न तो अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगले राजा हुए नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें वातापी कोंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है यह भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और प्रमुख शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम। नंदी वर्मन अलग है, नरसिंह वर्मन अलग है। हालांकि दोनों पल्लव राजा हैं, लेकिन नरसिंह वर्मन पहले आएंगे, नंदी वर्मन बाद में आएंगे। तो अभी हमने सहविष्णु के बारे में पढ़ा, जो संस्थापक थे, जिन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। कवि भारवी ने किरात अर्जुनियन नाम का एक ग्रंथ लिखा। फिर हमने महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में पढ़ा, द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत, मत्स्य विलास प्रहसन, शुरुआत में जैन, फिर शैव धर्म के अनुयायी बनते हैं। ठीक है जी, अब आ गए हम नरसिंह वर्मन प्रथम के ऊपर। देखिए साथियों, जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, ये पल्लव के सबसे शक्तिशाली राजा हुए, ये सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर हुए, बादामी चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय को इन्होंने हराया था, और हराने के बाद इन्होंने वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण की। एक्चुअल में उन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वातापी का मतलब है राजधानी। अभी हमने डिस्कस किया ना आपको कि 3 तरह के चालुक्य हुए, एक कल्याणी के चालुक्य, एक वेंगी के चालुक्य और एक वातापी के चालुक्य, जिन्हें हम बादामी के चालुक्य भी कहते थे। तो चूंकि पुलिकेशन द्वितीय वातापी वाले क्षेत्र में शासन करता था, पुलिकेशन द्वितीय जो कि बादामी चालुक्य राजा था या वातापी चालुक्य राजा था, उसको हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और उसको हराने के बाद वातापी कोंड मतलब जीतना, वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। और महामल्ल का मतलब होता है महान वीर, तो ये महामल्ल की उपाधि भी इन्होंने धारण की, और इन्हीं के नाम पर महाबलीपुरम को पहले महामल्लपुरम कहा जाता था। और इनके समय जो वास्तुकला विकसित हुई, उसके नाम पर एक अलग श्रेणी है वास्तुकला की, जिसे हम महामल्ल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी जब उन्होंने बादामी के चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय को हरा दिया था। और महामल्ल की उपाधि भी नरसिंह वर्मन ने ही धारण की थी साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। चीनी यात्री हैंसांग इनके दरबार में आया था, वही हर्षवर्धन वाला। महाबलीपुरम या महामल्लपुरम में इन्होंने एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब सर ये एकाश्म क्या होता है? एकाश्म का मतलब होता है एक ही चट्टान पर बनाए गए, मोनोलिथिक। तो 5 रथ मंदिर इन्होंने बनवाए। कितने? 5 रथ मंदिर इन्होंने बनवाए थे साथियों, और इसमें से सबसे छोटा रथ मंदिर है द्रौपदी रथ। ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। आइए आपको दिखाते हैं। तो द्रौपदी रथ मंदिर ये सबसे छोटा है, ये एक ही चट्टान को तराश करके बनाए गए हैं। अर्जुन रथ, भीम रथ, ठीक है। फिर धर्मराज रथ ये सबसे बड़ा है, धर्मराज रथ सबसे बड़ा है, और नकुल सहदेव रथ
ये कुल 5 रथ बनाए गए साथियों, 5 रथ। और ये जो 5 रथ हैं ये नरसिंह वर्मन प्रथम के समय पर बनाए गए, और यह भी महाबलीपुरम के यूनेस्को वाली सूची में शामिल है। यह भी महाबलीपुरम के यूनेस्को वाली जो सूची है उसमें शामिल है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है, ये बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आइए एक बार हम इनको रिकॉल कर लेते हैं और सारी बातों को एक बार पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा साथियों? सर अभी हमने नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में पढ़ा। पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है? ये पल्लव राजा थे। नंबर 1, कैसे राजा थे? पल्लव राजा थे। इन्होंने पुलिकेशन द्वितीय को हराया था, जो कि वादामी का चालुक्य राजा था। इसको बादामी भी बोलते हैं और इसी को वातापी भी बोलते हैं। वहां के चालुक्य राजा थे, को हराया था। और इनको हराने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। बाद में एक और उपाधि इन्होंने धारण की जिसे हम महामल्ल बोलते हैं, जिनके नाम पर महामल्लपुरम का नाम पड़ा। एक और बात हमें समझना होगा कि इनका भी वास्तुकला में बहुत बड़ा योगदान रहा, आर्किटेक्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। महाबलीपुरम या महामल्लपुरम में इन्होंने 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। ये ऐसे रथ मंदिर हैं जो एकाश में हैं, जो मोनोलिथिक हैं, अर्थात एक ही चट्टान को तराश करके बनाए गए हैं। इनकी संख्या 5 है। सबसे बड़ा है धर्मराज रथ और सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। उसके अलावा अर्जुन रथ है, उसके अलावा भीम रथ भी है, उसके अलावा नकुल सहदेव रथ भी है। 5 पांडव आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये पूरा उसी पर है, धर्मराज, नकुल सहदेव, अर्जुन, भीम, द्रौपदी। ये महाभारत के इन सभी पात्रों पर आधारित है साथियों। ठीक है, चलिए, तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में महत्वपूर्ण बातें हो गई, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए अबाउट द नरसिंह वर्मन प्रथम। उम्मीद है कि यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले जो राजा हैं वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, और इन्हें साथियों राजसिंह के नाम से भी जाना जाता है, और एक्चुअल में इनकी उपाधि के नाम से ही ये ज्यादा प्रसिद्ध है, राजसिंह। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसिंह, इनका जो शासन काल रहा है ये 700 से 728 एडी का रहा है। अब ये समय काल इसलिए जरूरी है कि हम सभी जानते हैं कि भारत पर पहला सफल अरबी आक्रमण जो हुआ था वो 712 एडी में हुआ था। इस समय भारत पर पहला सफल अरबी आक्रमण हुआ जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भारत पर अरबी आक्रमण हुआ तो उस समय पल्लवों के राजा कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। राजा कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें राजसिंह के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कहेंगे सर ये बात क्यों जरूरी है? ना तो मोहम्मद बिन कासिम कभी पल्लवों से मिलने के लिए आया था, तो फिर ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है कि कई बार आप देखेंगे कि इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जब भारत पर अरबी आक्रमण हुआ तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, या मैच द कॉलम के रूप में कि जब अरबी आक्रमण हुआ तो भारत पर कौन कौन से राजवंश शासन कर रहे थे, कौन कौन सी डायनेस्टीज इंडिया में रूल कर रही थी। देखिए, हर्ष का शासन तो समाप्त हो गया था, लेकिन दक्षिण भारत में तो हमें ये शासन देखने के लिए मिलते हैं। दक्षिण भारत में चालुक्य भी देखने मिलते हैं, वेंगी के चालुक्य भी देखने मिलते हैं, हमें पल्लव्स भी देखने मिलते हैं। और पल्लवों के राजा इस समय नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, जिन्हें राजसिंह के नाम से जाना जाता है। इनकी उपाधियों में राजसिंह, आगम प्रिय अर्थात शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त अर्थात शिव का उपासक। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, राजा सिंह या राजसिंह की उपाधि। इन्होंने 2 सबसे बड़े काम इनके समय पर हुए। एक तो कांची में कैलाशनाथ मंदिर, इसका निर्माण इन्होंने शुरू किया, और महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण इन्होंने शुरू किया। दोनों की फोटो दिखाते हैं और फोटो दिखा करके इनकी कहानी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी में कि कैलाशनाथ मंदिर जो कांचीपुरम का है वो किस शैली का बना है। तो ये प्रश्न अभी अभी हाल ही में पूछा गया। ये इमेजेस हैं, ये है कैलाश नाथ मंदिर जो कि कांची में स्थित है, और ये है शोर मंदिर जो कि महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम के मंदिर को शोर मंदिर इसलिए कहा जाता है कि ये तटीय क्षेत्र में है,
लहरें लगातार आती हैं। शोर का मतलब वहां तट है, तो तटीय मंदिर है साथियों। एक छोटी सी स्टोरी है। ये माना जाता है कि पहले यहाँ 7 मंदिर बने हुए थे, अब एक ही मंदिर बना है, और इन्हीं 7 मंदिरों के आधार पर महाबलीपुरम को सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और अब यहाँ एक ही मंदिर बचा हुआ है। कई कहानियां हैं कि सुनामी आई तो उसमें डूब गए, अभी भी इस बात को लेकर के डिबेट है। लेकिन जब सप्त पैगोडा की बात होती है तो उसका मतलब है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, वहां बने हुए मंदिर, वहां बनी हुई गुफाएं, वहां बने हुए 5 रथ। महाबलीपुरम में बहुत सारी चीजें हैं। हमने एक स्लाइड में चीजों को कर भी दिया है ताकि कंटेंट बहुत आसान। अभी आप देखोगे कि इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक में भी आखिर में हम पूरा 1-2 स्लाइड में आपको पूरा कंटेंट दे देंगे ताकि कंफ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल ना हो। पर अभी बेसिक कंसेप्ट समझते चलो कि महाबलीपुरम में शोर मंदिर स्थित है साथियों। जो शोर मंदिर है वो महाबलीपुरम में स्थित है, और कांची में कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। इन दोनों के निर्माण को शुरू करवाने का जो श्रेय है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय को जाता है। किसे जाता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय को जाता है। और इन्हीं के समय पर इनके दरबार में डंडिन नाम के एक महान लेखक हुए, जिन्होंने 10 कुमार चरित, कात्यादर्श और अवंती सुंदरी जैसी किताबें लिखी। 10 कुमार चरित, कात्यादर्श और अवंती सुंदरी जैसी किताबें लिखी हैं। तो ये आपको याद रखना है साथियों। तो एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। हम सारी चीजों को रिकॉल भी करेंगे ताकि आप भूले ना। अगला जो नाम हमने पढ़ा वह है नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें राजसिंह या राजा सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल प्रसिद्ध क्यों है साथियों? तो इनके शासनकाल में एक चीज तो ये हुई कि इन्हीं, जब ये अरबी आक्रमण के समकालीन हैं, ये अरबी आक्रमण के समकालीन हैं। याद रखना, इन अटैक जो हुआ था वो पल्लवों पर नहीं हुआ था, अरबी आक्रमण सिंध पर हुआ था, जिसकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। बस हमें इतना याद रखना है कि जब सिंध पर अरबी आक्रमण हुआ तो उस समय पल्लव राजा कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। अगली चीज हमें यह भी याद रखनी है साथियों कि इनका वास्तुकला में बहुत बड़ा योगदान रहा, आर्किटेक्ट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, और वास्तुकला में इनका इस रूप में योगदान है साथियों कि वास्तुकला के समय कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ महाबलीपुरम में, जिसे हम महामल्लपुर के नाम से भी जानते हैं, वहां पर शोर मंदिर का निर्माण हुआ। शोर तटीय मंदिर का निर्माण हुआ। हमने बताया कि महाबलीपुरम को ही सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ किताबें कुछ और लिखती हैं जिसके बारे में डिबेट है, मैं फिर से बता रहा हूं। एक और चीज है कि इन्हीं के दरबार में डंडिन नाम के एक महान लेखक रहते थे। डंडिन नाम के एक महान लेखक रहते थे जिन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी, 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित नाम की एक महान पुस्तक लिखी, और कात्यादर्श नाम की एक किताब लिखी, जो बड़ी ही प्रसिद्ध किताबें हैं। अवंती सुंदरी भी प्रसिद्ध किताब है, पर ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध किताबें हैं। इन किताबों की रचना इन्होंने की। तो अब तक साथियों थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें ताकि हम भूल ना पाए चीजों को। हमने सबसे पहले सह विष्णु की चर्चा की थी, जो इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। महाबलीपुरम में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, और उनके समय पर आचार्य भारवी ने किरात अर्जुनियन नाम की पुस्तक लिखी थी। फिर हमने महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में पढ़ा। इनके शासनकाल में द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत हुई, जब चट्टानों को काट करके मंदिर बनाए गए। इन्होंने मत्स्य विलास प्रहसन नाम की एक किताब लिखी, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ एक नाटक है, जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। शुरुआत में ये जैन थे, बाद में इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया। इसके बाद हमने नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में पढ़ा कि पुलिकेशन द्वितीय, जो पुलिकेशन द्वितीय हैं, उनको हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और पुलिकेशन द्वितीय, जो कि चालुक्य वादामी राजा थे, उनको हराने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। महामल्ल की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी।
इसी आधार पर महामल्लपुरम बनाया गया। और साथ में साथियों 5 रथ मंदिर भी इन्हीं के समय में महाबलीपुरम में बनाए गए। ये एकाश्म मंदिर हैं, एक चट्टान को तराश करके बनाए गए हैं और महाभारत के पात्रों से ये मिलते हैं। द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। द्रौपदी और धर्मराज रथ के अलावा अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ शामिल है। नकुल सहदेव का एक ही रथ है साथियों, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय राजस्य हैं। इन्होंने कांचीपुरम में कैलाश मंदिर बनवाया, महाबलीपुरम में शूर मंदिर बनवाया और आचार्य दंडिन इन्हीं के समकालीन हुए जिन्होंने 10 कुमार चरित, कात्यादर्श और अवंती सुंदरी जैसी पुस्तकों की रचना की। तो उम्मीद है साथियों कि यहाँ तक आपको सभी बातें याद हो रही होंगी। 2 से 3 बार पढ़ो, पेशेंस रखो इन टॉपिक में। 2 से 3 बार अगर आप ये वीडियो भी देख लोगे ना, ये नहीं भूलोगे और फिर प्रश्न लगाओ बहुत सारे। ये तभी चीजें याद होती हैं। याद रखना साथियों, जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं ना, ये ठीक उसी तरह होता है जैसे हम पहली बार चलना सीखते हैं या पहली बार हम साइकिल चलाना सीखते हैं। शुरुआत से तो हमको चलना नहीं आता ना, हम सीखते हैं, गिरते हैं, पर उसको छोड़ नहीं देते हम। इसी तरह पढ़ाई होती है। जो टॉपिक मुश्किल लगते हैं, जो नाम मुश्किल लगते हैं, उनको पढ़िए, उनको 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, उन पर कमांड लेकर के आइए, तभी ये चीजें याद होंगी। गिव अप करना बहुत आसान है ना, लेकिन जो भी समस्याएं हैं उनसे लड़ने वाले को ही हम वीर कहते हैं और वही सफलता अर्जित करता है। किसी भी चीज को छोड़ देना बहुत इजी होता है, पर उस मुश्किल परिस्थिति को पकड़े रहना और फिर उस मुश्किल परिस्थिति को बेहतर बनाना, यही एक अच्छे व्यक्ति की, यही एक अच्छे लीडर की, यही एक सफल व्यक्ति की निशानी होती है। तो मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो और प्रोसेस बहुत सिंपल है साथियों। जो कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है, इसी कंटेंट को बस आपको बार बार पढ़ना है, एमसीक्यू लगाने हैं, बहुत अच्छे से आपका ये कंटेंट तैयार हो जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी एग्जाम आप देंगे 80% प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे साथियों। और ये आप आजमाते भी जाइए अलग अलग प्रश्नों को देख करके, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगले हैं परमेश्वर प्रथम। तो परमेश्वर प्रथम के बारे में अब यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने महाबलीपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, इन्होंने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें से मुक्तेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। कांचीपुरम में इन्होंने मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बेहद जरूरी है। और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवर इनके समकालीन रहे हैं। फिर नंदी वर्मन तृतीय, इनके समय प्रसिद्ध तमिल कवि संत पेरुंतवार हुए, जिन्होंने भारत वेणवा नामक ग्रंथ लिखा। और पल्लव वंश के अंतिम शासक का नाम है कंपवर्मा। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पल्लव वंश के अंतिम राजा का नाम क्या है? कंपवर्मा। तो यहां आपको यही याद रखना है कि नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। दैट्स इट। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब अगले हिस्से पर आते हैं साथियों हम। और अब हमें चर्चा करनी है पल्लव कला और वास्तुकला के बारे में। ऑलरेडी हम ये चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन से मंदिर बने। एक बार मेरे साथ ही आप चीजों को रिकॉल कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सह विष्णु ने महाबलीपुरम में आदि वराह मंदिर बनवाया था। उसी तरह से नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा रॉक कट आर्किटेक्चर बनाया गया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिन्हें हम राजसिंह के नाम से जानते हैं, कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण और महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची में
मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब क्या हुआ साथियों कि इनके समय पर, ये तो सिर्फ हमने कुछ ही बातें पढ़ी हैं, बहुत सारे मंदिर बनाए गए, बहुत सारी गुफाएं बनाई गई, बहुत अलग अलग तरह के आर्ट को डेवलप किया गया। तो पल्लव की वास्तुकला इतनी ज्यादा विशाल और इतनी ज्यादा बड़ी है कि एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है पर्सी ब्राउन, और पर्सी ब्राउन ने पूरे पल्लव वास्तुकला को, पूरे के पूरे पल्लव आर्किटेक्ट को 4 भागों में बांटा। पर्सी ब्राउन ने इसे 4 भागों में बांटा साथियों। महेंद्र शैली, जो कि 610 से लेकर के 640 तक चली, ये राजा नहीं है, इसमें बहुत सारे राजा शामिल हैं, एक ही शैली में बहुत सारे राजा शामिल हैं। फिर मामल्ल श्रेणी, जिसमें मंडप और रथों का निर्माण किया गया, ये 640 से लेकर के 680 एडी तक चली। फिर राजसह शैली, जहां पर संरचनात्मक मंदिर बनाए गए, ईंट का प्रयोग किया जाएगा, ये शैली 680 से लेकर के 800 तक चली। इस पर बहुत सारे राजा आएंगे साथियों। एक राजा के नाम पर इसलिए है क्योंकि इन्होंने इसकी शुरुआत की, बाद में दूसरे राजाओं ने इसको आगे बढ़ाया। और फिर आती है नंदी वर्मन शैली। एमपीपीएससी वाले दोस्तों को कुछ याद आ रहा होगा, 800 से लेकर के 900 एडी तक, 800 से 980 तक। तो शैलियां 4 हैं और राजाओं के नाम पर है। जैसे पहली जो है वो महेंद्र वर्मन के नाम पर है, जो लगभग 30 साल चली। दूसरी जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम पर है, जिन्हें हम महामल्ल भी कहते थे, जिसे मामल्ल श्रेणी कहा गया, मामल्ल शैली कहा गया, जो लगभग 40 सालों तक चली। तीसरी राजसह के नाम पर है, नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसह, जो लगभग 120 सालों तक चली। और तीसरी नंदी वर्मन के नाम पर है साथियों, जो लगभग 100 सालों तक चली। तो ये राजाओं के नाम पर है, इन्होंने शुरू किया, पर उसके बाद के राजाओं ने उसे आगे बढ़ाया, उसको प्रमोट किया साथियों। तो किसने? जो पर्सी ब्राउन हुए हैं, उन्होंने ये 4 भागों में बांटा है। पल्लवों के समय पर मंडप, रथ और विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया साथियों। आइए एक एक के बारे में कुछ बातें समझते हैं। जैसे सबसे पहले है महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली में होता यह है साथियों कि रॉक कट पिलर बनाए जाते हैं, मतलब पर्वतों जो चट्टान है, चट्टानों को काट करके चीजें बनाई जाती हैं। बस इतनी ही बात आपको याद रखना है। इनके समय मंडप पट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, पल्लवरम का पंच पांडव मंडप, महेंद्र बाणी का महेंद्र विष्णु ग्रह मंडल और भैरव कोंड का मंडप, ये चीजें प्रसिद्ध हैं। दैट्स इट, इतनी ही बातें याद रखनी है। सिर्फ एक फीचर आपको याद रखना है कि महेंद्र वर्मन शैली में चट्टानों को काट करके मंदिर बनाए गए, जिसे रॉक कट टेम्पल कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं बता दूं, ये रॉक कट टेम्पल इस तरह के होते थे। आप देखिए, एक चट्टान है, उसको हमने काटा है, उसके अंदर हमने मंदिरों का निर्माण किया है। इसके उदाहरण भी हैं, जैसे महाबलीपुरम के गुफा मंदिर, मडंगपट्टू के विलुपुरम का मंदिर, ललितांकुरेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में दिखाई देता है। ठीक, इस समय पर मंदिरों की जो संरचना होती थी, ये भी जरा समझिए। देखिए, मंदिरों का जो पहला हिस्सा है ये अर्ध मंडप कहलाता था। जो बीच वाला ये बड़ा हिस्सा है, इसे मंडप कहा जाता था। जहां पर ईश्वर विराजमान होते हैं, उसे गर्भगृह कहा जाता है। ये जो हिस्सा होता, इसे शिखर कहा जाता। इसके ऊपर ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, तस्तरी के आकार का, ये अमलक कहा जाता। और सबसे ऊपर कलश होता था साथियों। तो ये मंदिरों की संरचना होती थी। देख पाइए, ये जो इलाका है ये अर्ध मंडप है, ये जो इलाका है ये मंडप है, ये जो बड़ा सा, ये जो आप देख रहे हैं जहां ईश्वर विराजमान होंगे, ये गर्भगृह कहलाएगा। ये जो है साथियों, ये शिखर कहलाएगा, शिखर। यहां पर ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इसे हम अमलक कहते हैं, अमलक। और ये जो ऊपर इलाका है, ये कलश कहलाएगा। और यहां पताका फहराई जाती थी। तो ये इनका वो है। देखिए, ये मंडप है। तो जो मंडप शब्द का हम बार बार प्रयोग करेंगे वो ये है।
एक सभागार टाइप का जहां लोग बैठ सकते थे। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, अगर इस डायग्राम में बहुत ध्यान से आप समझे चीजों को, तो सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये कलश है, कलश। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो इलाका है ये अमलक है, अमलक, ठीक है। यहां ये जो इलाका है ये वाला इलाका ये शिखर कहलाता है, शिखर। यहां जहां भगवान बैठेंगे अंदर वो गर्भगृह कहलाता है, गर्भगृह। ये जो इलाका है जहां से आप मंदिर में प्रवेश करोगे, लोग जहां बैठेंगे, इसको हम मंडप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मंडप। ऐसा होता है मंडप, मंदिरों में इस तरह से मंडप होता है जहां हम बैठते हैं। तो ये मंडप वाला जो कला है वो पल्लवों के समय बहुत ज्यादा विकसित हुई थी, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन शैली में एक ही बात आपको याद रखनी है कि महेंद्र वर्मन शैली में चट्टानों को, चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब भी आप मंदिर में जाएंगे तो एक अर्ध मंडप मिलेगा, मंडप मिलेगा, जहां ईश्वर विराजमान होते हैं वो गर्भगृह होता है। उसके ऊपर का जो इलाका है वो शिखर है, फिर अमलक नाम की एक जगह मिलेगी, और उसके सबसे ऊपर फिर आपको जो कलश मिलेगा, और कई जगह पर पताका भी होती है। ये मंदिरों की संरचना है। लेकिन मंडपों का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से मामल्ल शैली के तहत शुरू हुआ। जो मामल्ल स्टाइल है उसके तहत मंडपों का निर्माण शुरू हुआ। तो इस शैली को नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के समय पर शुरू हुआ। इसमें मंडप बनाए गए और रथ मंदिरों का निर्माण किया गया। अब रथ मंदिरों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक और रथ है पिडारी रथ, जिसका नाम पिडारी देवी के नाम पर रखा गया है, और एक है वलंकटेश रथ, जिनका नाम वलंकटेश नाम के एक तालाब के नाम पर रखा गया है। मामल्लपुरम में स्वतंत्र रूप से शिलाखंडों पर भागीरथ की तपस्या, अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण का दृश्य, महिषासुर वध करती हुई दुर्गा की मूर्ति, ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं। देखो महाबलीपुरम में ना बहुत सारी चीजें हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिर भी है, महाबलीपुरम में शोर मंदिर भी है, महाबलीपुरम में भागीरथ की तपस्या, अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण का दृश्य, महिषासुर का वध करती दुर्गा, पिडारी देवी का रथ, वलंकटेश का रथ, ये सारी चीजें आपको महाबलीपुरम में देखने के लिए मिलती हैं। यही कारण रहा कि 1984 में इतनी सारी चीजें महाबलीपुरम में थी कि यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर की शैली में घोषित कर दिया कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इस काल की जो मुख्य विशेषता रहेगी वो मंडप और रथ का निर्माण रहेगा। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं साथियों। फिर आती है राजसह शैली। इस समय पर साथियों आप देखेंगे कि मंदिरों में ईंटों का प्रयोग शुरू हो जाएगा। इस समय अब तक मंदिर जो बन रहे थे वो पूरी तरह से चट्टानों से बन रहे थे। महेंद्र वर्मन शैली में भी चट्टानों के मंदिर बने हैं, और दूसरा जो नरसिंह वर्मन शैली या मामल्ल श्रेणी है वहां पर भी चट्टानों के ही मंदिर बने हैं। इस समय मंदिरों में पत्थर के साथ साथ ईंटों का प्रयोग भी शुरू हो जाएगा साथियों। और अब मंदिर की बड़ी संरचना आपको दिखाई देगी। मंडप और विस्तृत होने लगेंगे, मंडप के साथ अर्ध मंडप का विकास होने लगेगा, शिखर और ऊंचे होने लगेंगे। ये सारी चीजें इस समय के मंदिरों में दिखाई जाएंगी। तो देखिए अब ईंट और पत्थर की सहायता से इमारत के रूप में मंदिरों का निर्माण होगा। इसका पहला उदाहरण है महाबलीपुरम का शोर मंदिर, जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय या राजसह ने बनवाया था, और कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राजसह मंदिर भी कहा जाता है, और बैकुंठ का पेरुमल मंदिर। ऐसा ही एक उदाहरण तमिलनाडु के अरकाट में बने हुए पनमलाई मंदिर से भी मिलता है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में शुरू हुआ था, जबकि परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय में इसकी रचना पूर्ण हुई थी। याद रखेंगे, कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने प्रारंभ करवाया और नंदी वर्मन द्वितीय ने इसे पूरा करवाया था। ये नरसिंह वर्मन है, नंदी वर्मन है। इसमें अब ये सारी चीजें होने लगी, अर्ध मंडप, मुख्य मंडप, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं। फिर आखिरी में आती है नंदी वर्मन शैली या अपरिजित शैली।
जो लगभग 100 सालों तक चलती रही, 100 ईयर्स तक चलती रही। इस शैली के मंदिर अपेक्षाकृत छोटे हैं। इसके उदाहरण हैं कांचीपुरम का मुक्तेश्वर और मंगतेश्वर मंदिर, गुडी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर, ओरागडम का वाड़ा मल्लेश्वर मंदिर और तिरुतैन का वरिट्टनेश्वर मंदिर। मंदिर वास्तुकला की नंदीवर्मन शैली के दौरान पल्लव वास्तुकला पूर्ण परिपक्वता प्रदान कर लेती है। इसने एक मॉडल प्रदान किया जिस पर बाद में चोलों ने तंजावुर मंदिर का निर्माण किया। हम आगे जाकर के चोलों के तहत तंजावुर के विशाल मंदिर के बारे में पढ़ेंगे और वहां इस बात की जानकारी साथियों हम एकत्रित करेंगे। तो ये मुख्य रूप से पूरी शैलियां हैं। ये 4 शैलियों के बारे में आपको याद रखना है साथियों। सबसे ये मुक्तेश्वर मंदिर की तस्वीर है जो आप यहाँ देख रहे हैं साथियों। तो ये 4 शैलियां पल्लवों के समय विकसित हुई हैं, महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राजसह शैली और नंदीवर्मन शैली। ये याद रखेंगे, राजाओं के नाम याद रखेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको नाम याद हो सके। 2 से 3 बार इनको पढ़ेंगे। अब आते हैं हम मेन चीज पर। होता यह है कि जब ऐसे टॉपिक आप पढ़ते हो ना तो फिर भूल जाते हो, पर हम आपको इतनी आसानी से चीजें भूलने नहीं देंगे। सारी चीजों को हमने एक जगह ला करके रख दिया है बहुत आसानी से। जैसे महेंद्र वर्मन शैली, चट्टान काटकर मंदिर बनाए गए। उदाहरण क्या है? महाबलीपुरम का गुफा मंदिर जो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय बना। कहां बना? महाबलीपुरम में। दूसरा आती है इसके बाद नरसिंह वर्मन श्रेणी, जिसे हम मामल्ल शैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 रथ या एकाश्म मंदिर है जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कहां पर है? महाबलीपुरम में है। इसी के बाद आती है राजसिंह शैली, जिसे हम नरसिंह वर्मन द्वितीय की शैली के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ जो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया, और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण हुआ। वहीं महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण हुआ जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। फिर है नंदी वर्मन या अपरिजित शैली को कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ जो नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ, और वहीं तमिलनाडु में गुडी मल्लम में परशुरामेश्वर मंदिर का निर्माण, ओरागडम में वाड़ा मल्लेश्वर मंदिर का निर्माण, तिरुतैन का वीरटनाश्वर मंदिर का निर्माण। ये अलग अलग मंदिर के निर्माण हमें देखने के लिए मिलते हैं। महाबलीपुरम, जिसे 7 पैगोडाओं की भूमि कहा जाता है, 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रखा गया। ये कोरोमंडल तट पर स्थित पल्लवों का एक बंदरगाह शहर था। इसमें क्या क्या है? इसमें शोर मंदिर है, इसमें 5 रथ हैं, इसमें महिषमंदिनी गुफा है, वराह गुफा है, त्रिमूर्ति गुफा है, अर्जुन की तपस्या है, गंगा अवतरण का दृश्य है, पंच पांडव मंडप है, उसको उस इलाके को बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में देखने के लिए मिलती हैं। ये त्रिमूर्ति गुफा भी यहीं स्थित है, महिषमर्दिनी की गुफा यहाँ स्थित है, पंच पांडव मंडप यहाँ पर है साथियों, अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण का दृश्य यहाँ पर है। ये शोर मंदिर है, शोर मंदिर यहाँ पर लहरें हैं, तटीय इलाके में स्थित है। और ये जो है साथियों, ये 5 रथ मंदिर है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए पल्लवों के बारे में। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था पर इंपॉर्टेंट है। आने वाली कई परीक्षाओं में आपको यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़िएगा, 2 से 3 बार रिकॉल कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जहां हम चालुक्य और राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।